नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी आर्बिट्रेशन पिटीशन में, जो कि 15/2080 थी, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का ये केस था। अब ये पिटिशनर थी वो एक यूएसए की, अमेरिका की एक कंपनी थी, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक जो कंपनी थी वो खरीद ली थी, परचेज कर ली थी, और जिस कंपनी को खरीदा था उस कंपनी के एक लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था रिस्पोंडेंट्स के साथ, तो और शेयर एग्रीमेंट भी हुआ था इसमें। तो अब उन्होंने कहा कि जो पिटिशनर ने कहा कि हमने चूंकि उस कंपनी को खरीद लिया है, जो कंपनी का नाम बताया उसको खरीद लिया है, तो उस जो लाइसेंस एग्रीमेंट में एक प्रकार की एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी थी कि जो भी मैटर डिस्प्यूट पे जाएगा तो वो आर्बिट्रेटर के पास रिजॉल्व किया जाएगा, आर्बिट्रेशन है, तो ये क्लॉज भी थी। लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमारा एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ हुआ था, तो जो सिर्फ उन्होंने परचेज कर लिया इस कंपनी से, इसका मतलब ये नहीं कि हमने इनको, जो पिटिशनर को, असाइन ही कर लिया है, तो हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस पे, बेशक उन्होंने प्रॉपर्टी को, जो पूरी कंपनी को परचेज कर लिया हो। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सिर्फ इतना देखना है कि लाइसेंस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज थी कि नहीं थी। चूंकि एक आर्बिट्रेशन क्लॉज थी, इसलिए जो पिटिशनर की जो एप्लीकेशन थी, जो उन्होंने आर्बिट्रेशन पिटीशन की डाली थी सेक्शन 11 सब पार्ट 6 के अंदर, उसको अलाउ कर दिया और मैटर को जो मेडिएशन सेंटर था, दिल्ली मेडिएशन सेंटर था, वहां पर रेफर कर दिया कि सोल आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो यहाँ पर तक सिर्फ माननीय कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे, बाकी मेरिट्स में अब नहीं जाएंगे सिर्फ कि क्या उनके थे, क्या डिस्प्यूट्स हैं, किस तरीके के डिस्प्यूट है, ये सब अपने एविडेंसेस लेंगे तभी वहां पर डिसाइड करेंगे। अभी तक हम वहां तक ही सीमित रहेंगे कि आर्बिट्रेशन क्लॉज थी कि नहीं थी। पिटिशनर का कथन ये था कि रिस्पोंडेंट ने जो कॉरेस्पॉन्डेंसेस की हैं वो उनसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो वो असाइनी को के तौर पे उनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो रिस्पोंडेंट का कथन था कि हमने इनको, पिटिशनर को, एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हमारा आर्बिट्रेशन क्लॉज, जो आर्बिट्रेशन थी वो उस कंपनी के साथ था। तो सिर्फ परचेज कर लेने से ये नहीं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी इनके साथ हो गया है। तो ये अब आइए देखते हैं, इसके कंटेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ बताया कि जो पिटिशनर थी वो एक कंपनी थी, जैसे पहले बताया थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इन्वोक किया था सब सेक्शन 6 और 12 सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत कि सोल आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट किया जाए, और एक आर्बिट्रेशन क्लॉज थी, एक एग्रीमेंट था 27 दिसंबर 2009 को, 11 फरवरी 2010 को, कि डिस्प्यूट हुआ था पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स का। अब फैक्ट्स पे चलते हैं। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे कि एक जो पिटिशनर के केस ये था कि उन्होंने एसेट्स थे एक क्रायो बैंक इंटरनेशनल आईएनसी के, वो परचेज किए थे क्योंकि ये पब्लिक ऑक्शन हुआ था। सर्किट कोर्ट ऑफ फ्लोरिडा यूएसए की बेस के जो जजमेंट, जो उन्होंने ऑर्डर दिया, डिग्री दी थी, तो उसके बेसिस पे पब्लिक ऑक्शन हुआ था। और उन्होंने, चूंकि पिटिशनर ने परचेज कर ली थी, तो सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल जो है वो, जितने भी एसेट्स थे टेंजिबल इंटेंजिबल, वो उनके फेवर में चले गए थे। तो पिटिशनर ने कहा कि हमने, वी हैव claims to have stepped into the shoes of that cryo bank USA। तो मींस उन्होंने कहा कि हमने उसकी सारी जो प्लेस है उसमें, जो क्रायो बैंक यूएसए का था, उसका हमने प्लेस है वो ले लिया है। अब पिटिशनर का ये था कि कथन ये था कि डिस्प्यूट जो था पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स का, वो वहां से निकल के आया था एक्सक्लूसिव एंड परपेचुअल लाइसेंस एग्रीमेंट के बेसिस पे, और शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट से इनका डिस्प्यूट आया था। लाइसेंस एग्रीमेंट जो था वो क्रायो बैंक्स यूएसए और दूसरा नाम बताया जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की कंपनी है, जो उसके बारे में बताया, और उसमें भी बताया कि एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था सेक्शन 7 में, और सबसे शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट हुआ था, वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उनका नाम यहाँ ही बताया हुआ, केस टाइटल में नहीं लिखा है, अनदर में करके लिखा हुआ, अदर्स में लिखा हुआ है। तो वो अपने बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे और शेयर होल्डर्स के
और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे एक्ट कर रहे थे। जो शेयर होल्डर्स के नाम बताए हैं, जो कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 है और रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 5 है, रिस्पॉन्डेंट नंबर 6 है। और अब यहाँ बताया कि जो रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 है, इसमें बताया कि एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था, क्लॉज 17 के अंदर, अंडर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो दोनों आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स में ये बताया था कि जो डिस्प्यूट है वो सोल आर्बिट्रेटर के पास रेफर किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एट दिल्ली। जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स ऑफ दिल्ली होंगे उसमें ही रेफर किया जाएगा। पिटिशनर का केस ये था कि जो लाइसेंस एग्रीमेंट था उसमें रिस्पोंडेंट जो है वो इंटाइटल्ड है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, जो एक कंसिडरेशन था जो कि इंक्लूड था शेयर्स के अंदर, जो शेयर्स का जो इशुएंस में इंक्लूड था रिस्पोंडेंट कंपनी में। और साथ में बताया कि पिटिशनर ने जो है स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ दैट क्राई आउट बैंक, उन्होंने उसके प्लेस ले लिया है। और इस फैक्ट को रिस्पोंडेंट ने भी एक्नॉलेज कर दिया आगे की कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस पे। अब क्योंकि पिटिशनर की डिमांड कंप्लीट मेट नहीं हुई थी, मींस जो डिमांड थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज था वो इन्वोक कर दिया था, एक नोटिस भेजा था 29 सितंबर 2017 को। अब उस रिस्पॉन्स, जो नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग्स के रिस्पॉन्स पे रिस्पोंडेंट ने कहा कि जो लाइसेंस एग्रीमेंट चूंकि नॉन असाइनेबल था और रिस्पोंडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है पिटिशनर को एज एन असाइनी के तौर पे, तो इसलिए कोई प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो इसलिए जो पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया जाए दोनों पार्टीज को सुनने के बाद। अब यहाँ पे ये जजमेंट दी कि एप्लीकेशन जो थी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर था, आर्बिट्रेटर की जो भी एप्लीकेशन आती है तो कोर्ट को पहले एग्जामिन देखना होता है कि क्या एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टीज। और अब ये कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो एक इशू का पार्ट नहीं है, वो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, इज नॉट एन इशू। अब जो इशू ये था कि ये इशू भी जो है पिटिशनर और रिस्पोंडेंट कंपनी के बीच में नहीं था, बल्कि एक जो क्रायो बैंक है और रिस्पोंडेंट्स के बीच में था। अब रिस्पोंडेंट्स के मुताबिक जो पिटिशनर ने सिर्फ एसेट्स खरीदे थे उस क्रायो बैंक यूएसए के, चूंकि अब रिस्पोंडेंट ने कंसेंट नहीं दिया तो इसलिए पिटिशनर जो है क्रायो बैंक यूएसए की शूज में नहीं आ सकते हैं, मींस उनके प्लेस नहीं ले सकते हैं। स्टेपिंग इनटू शूज ऑफ अदर्स मींस एक इडियम है कि टू टेक द पोजीशन ऑफ समथिंग। तो अब यहाँ पर बताया कि जब पिटिशनर ने रेफर किया कई डॉक्यूमेंट्स और कॉरेस्पॉन्डेंसेस को, और उन्होंने कन्वेंस किया कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने पिटिशनर को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उन्होंने उनकी प्लेसमेंट जो है क्रायो बैंक की ले ली है। और पिटिशनर ने जो सर्टिफिकेट था वो भी अनेक्स्ट किया जिसमें बताया कि जो राइट्स थे अंडर द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी थे क्रायो बैंक के, वो परचेज कर लिए थे पिटिशनर ने इन ऑक्शन सेल में। तो कुछ जजमेंट्स यहाँ पर रेफरेंस दिए हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो इस स्टेज पे जो पीरियड को कंसिडर करने की स्टेज पे जो सेक्शन 11(6) कहता है 1996 का, तो कोर्ट को सिर्फ कन्फाइन करना होता है एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस की एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तक ही कन्फाइन करना होता है। तो ये कोर्ट ने कहा कि ये ठीक नहीं होगा कि हम इश्यूज के डीप में जाएं, और जो कि ये सब काम आर्बिट्रेटर का है, और जो आर्बिट्रेटर भी तभी कर पाएंगे जब वो एविडेंसेस उनके समक्ष लाए जाएंगे। अब एग्जिस्टेंस थी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो लाइसेंस एग्रीमेंट में, और शेयर एग्रीमेंट में जो शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट में कि आर्बिट्रेशन क्लॉज थी कि नहीं थी, इसको डिस्प्यूट के दायरे में नहीं रखा गया है। और अब यहाँ पे कहा ये एप्रोप्रिएट है कि हम मैटर को दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर पे रेफर कर दें ताकि एक सोर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जा सके जो डिसाइड कर सके जो डिस्प्यूट्स हैं पार्टीज के। साथ में कोर्ट ने कह दिया कि हम ये क्लियर करते हैं, हमने किसी प्रकार का ओपिनियन नहीं दिया है इन मेरिट्स ऑफ द क्लेम पे, और जो इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ आर्बिट्रेबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट, जो सारे कंटेंशंस ऑफ प्लीज जो हैं वो ओपन रहेंगी पार्टीज के पास कि वो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के समक्ष वो सारे जो प्लीज और कंटेंशंस हैं वो रेख सकें। तो पिटिशनर को इस सब्जेक्ट टू जो पिटिशन थी और जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशन थी उन सबको डिस्पोज कर दिया। ये जजमेंट आई थी 8 नवंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।